Hello student, Om Shanti and welcome to all. Now I am going to discuss electrochemistry. All of you know electrochemistry, which deals with electrical energy and chemical energy. Electrical energy convert into chemical energy or chemical energy convert into electrical energy. That is to be discussed in these chapters. So this chapter इसको हम तीन फेज में बांट सकते हैं, तीन फेज में करके हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहला फेज ये है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट एंड वीकर इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट द कोहलरास लॉ। हियर formula based numerical will comes and related to Kohlraasch law, that is also formula based numericals, simple numericals will come, and this topic under this phase is very important in board examination. Generally question asked from these topics, so you note down that one. And in second phase I will discuss cell, एंड सेल आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानेंगे, और एक तीसरा आपका स्पेशल केस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, आप यहाँ फेल सेल के रूप में लिख सकते हैं। मेनली दो पार्ट ही है सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड आप पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल्स पार्ट है। 98% चांस है न्यूमेरिकल यहाँ आने से इस नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिलेटेड टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आता है, यहाँ भी ये न्यूमेरिकल्स पार्ट है, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, फैराडेज लॉ से न्यूमेरिकल्स रिलेटेड। एंड थर्ड फेज जो आपका है फर्स्ट फेज आप जान गए, आप सेकेंड फेज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और थर्ड फेज में आपका आता है बैटरी। बैटरी भी दो तरह से आता है आपका, एक प्राइमरी सेल के अंदर रखते हैं, दूसरा आपको सेकेंडरी सेल के अंदर रखते हैं। प्राइमरी सेल के अंदर दो एग्जाम्पल दिया है सीबीएसई बोर्ड में, आपको पहला ड्राई सेल और दूसरा मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल आप ये भी दो तरह से है, एक लेड स्टोरेज सेल, यानी आपको दो सेकेंडरी सेल इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, पहला लेड स्टोरेज सेल एंड सेकेंड निकल कैडमियम सेल। फिर आपको है कोरोजन, थर्ड फेज में कोरोजन, और कोरोजन के अंदर आपका मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, ये भी कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, इसलिए ये थर्ड फेज हुआ ऑफ रस्टिंग। तो चलते हैं हम लोग एक पहला फेज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेज में आप देख लिए, ये आपका बाउंड्री लाइन हुआ चैप्टर का, ये मेन टॉपिक है, डिस्कस करने के वक्त में और भी बहुत सा टर्मिनोलॉजी आएगा, तो आप फर्स्ट फेज में ट्राई कीजिए समझने के लिए, फिर सेकेंड फेज डिस्कस करेंगे एंड थर्ड फेज बैटरी। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फेज। तो कंडक्टेंस से समझने से पहले आपको हम यहाँ पर ही कंडक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, कंडक्टर।
सभी जानते हैं कंडक्टर मीन्स कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर को अभी हम दो ग्रुप में बांटेंगे, एक मेटलिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों में क्या फर्क है, ये बेसिक चीज है, इसको समझना है। चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए आपको ये भी आपको क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। तो मेटलिक कंडक्टर में बोल सकते हैं इट इज दैट मेटलिक सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट एनी केमिकल चेंज। जब इलेक्ट्रिक करंट मेटल में फ्लो होता है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, मे बी फिजिकली चेंज। सो इट इज दैट सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट एनी केमिकल चेंज, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। और इधर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको बोलेंगे कि इट इज दैट सब्सटेंस इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट ऑफ दैट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये उस केमिकल सब्सटेंस को बोल सकते हैं जिसमें या तो एक्वस फॉर्म में और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, सॉलिड स्टेट में फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। बट जब से ही ऐसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें केमिकल चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दैट एक्वस और मोल्टेन स्टेट ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विथ केमिकल चेंज। मेटलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता था, लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें आपको केमिकल चेंज होगा। और एक पॉइंट क्या पाया, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा एक्वस फॉर्म या तो मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक तो आप सभी जानते हैं दैट सब्सटेंस विच स्प्लिट इनटू आयन ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर और इन मोल्टेन स्टेट। जो भी आयन में टूटता है वो सभी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाएगा। तो जैसे आपको सोडियम क्लोराइड ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, या तो इसको मोल्टेन स्टेट और एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो जितने एसिड आप जानते हैं और जितना बेस जानते हैं और वो सॉल्ट जो वाटर में डिजॉल्व होता है वो सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के अंदर आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ही होता है दैट स्प्लिट इनटू आयन व्हेन एवर डिजॉल्व इनटू वाटर। तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, तो यानी इसका एक्वस फॉर्म और मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करेगा। फॉलो। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वहाँ केमिकल चेंज होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। आप दूसरा डिफरेंस बताइए इसमें, और दूसरा पॉइंट क्या है। इन मेटलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो कैरी फ्लो होता है या चार्ज कैरी होता है तो थ्रू इलेक्ट्रॉन होता है। सो इन मेटलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू आयंस, आयन के थ्रू फ्लो होगा, चाहे केटायन हो या एनायन, केटायन एंड एनायन, इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तीसरा आप डिफरेंस कोई बता सकते हैं? स्टेस इन योर माइंड, माइंड में जोड़ दीजिए। तीसरा और डिफरेंस क्या हो सकता है मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? तो चलते हैं हम, यदि आप जानते हो तो अच्छा है, और नहीं तो आप थर्ड पॉइंट भी आप जान सकते हैं। विथ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स क्या? हार्डनेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन। इलेक्ट्रोलाइटिक में भी आपका किसी में बहुत फास्ट फ्लो होगा, लाइटर होगा, मूवेबल होगा, और
मेटल में इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो किसी में फ्रीली तेजी से मूव करेगा वन एंड टू अदर एंड ऑफ द मेटलिक सब्सटेंस। तो रेजिस्टेंस मीन्स द हार्डनेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे ये मेटल है, आपका इलेक्ट्रॉन है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू कोलाइड टुगेदर, तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो अमंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हार्डनेस आने लगेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर विथ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर इंक्रीजेज। जबकि आप यहाँ जान रहे हैं कि आयंस द्वारा इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है या चार्ज कैरी करता है थ्रू आयन, और आयन जो है मासी सब्सटेंस है, तो मासी पार्टिकल जो है आपको बहुत आसानी से फ्लो नहीं होगा एक ओर से दूसरे ओर से। तो किसी में जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर में आयन फ्लो हो रहा है एक ओर से दूसरे ओर, लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका आयन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो फास्टली मूव करेगा। तो आप कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विथ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिक्रीजेज। यानी हार्डनेस जो होता है मासी पार्टिकल या मासी आयन का, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही चार्ज कैरी करेगा वन एंड टू अदर एंड। इसलिए हम लोग बोलते हैं विथ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिक्रीजेज। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपका ये मेटलिक कंडक्टर आप फिजिक्स की ओर चला जाता है आप, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जो भी आगे डिस्कशन होगा दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दैट्स व्हाई आई डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का फंक्शन जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसको क्लासिफाई किया कंडक्टर को दो पार्ट में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी आगे डिस्कशन होगा ऑल दैट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। नाउ आपका जो फर्स्ट पेज में जो हम लोग टॉपिक लिखे थे, आपको कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। कंडक्टेंस क्या है, तो कंडक्टेंस समझाने से पहले आप ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे गांव में आप देखते हैं, एक गांव में यदि बिजली है दूसरा गांव में नहीं है, और जब हम इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट करके हम दूसरे गांव में ले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका बल्ब जब जलता है तो उसका वोल्टेज डाउन हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, चूँकि आपका कंडक्टर का लेंथ बढ़ गया, तो लेंथ बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसका वोल्टेज आपका कम हो गया। तो आप नेक्स्ट जो है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए यहाँ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप कह सकते हैं दूसरे वे में थिकनेस ऑफ वायर और कंडक्टर थिकनेस। तो जितना ज़्यादा मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो यानी पतला वायर में आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसी कारण से आप इलेक्ट्रिक पोल में देखते हैं कि आप जो कंडक्टर वायर होता है वो मोटा होता है, तो उसमें भी एक ऑप्टिमम थिकनेस लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा लेने से क्या होगा, हमको फिर एक्सपेंशन बढ़ जाएगा उसका, फिर तार को एक पोल से दूसरे पोल में खींचने में भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक ऑप्टिमम थिकनेस का इलेक्ट्रिकल वायर एक पोल से दूसरे पोल में लेके ले जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको एक साथ यदि हम मिला दें तो आप यहाँ लिख सकते हैं L/A।
अब प्रोपोसिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। थोड़ा सा पी को डिजाइन करके इंडिकेट करना है, रो एल बाय ए। हियर रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस का यूनिट तो आप जानते हैं ओम्स। तो आप चलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग अभी यहाँ लिखेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम लोग डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। एक आइडिया ले लीजिए, किसी भी एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यदि उस एक्सप्रेशन में किसी टर्म का डेफिनेशन देना है तो उस टर्म का साइड वाला को यूनिट मान लेंगे तो आपको दूसरे साइड के बराबर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी लेंथ हम 1 सेंटीमीटर ले लें और यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, यानी 1 सेंटीमीटर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का हम कंडक्टर लेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा और हर मेटलिक कंडक्टर का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का भी अलग अलग हो जाएगा। और L बाय ए को हम सेल कांस्टेंट से भी जानते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। L बाय ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ रो इक्वल हम लोग लिख सकते हैं आर ए बाय एल। तो आर यहाँ ओम हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, बाय सेंटीमीटर हो गया, तो ओम सेंटीमीटर हो गया। एक चीज़ और नोट कीजिए, फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ तो वहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोग मीटर में लिखते हैं, तो यहाँ मीटर हो जाएगा ओम मीटर। इस केमिस्ट्री में तो हमको कंडक्टर का बहुत ज़्यादा लंबा का ज़रूरत नहीं होता है ना, बहुत शॉर्ट में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वहाँ हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक बेसिकली थोड़ा फ़र्क है यूनिट में। फिजिक्स में हम लोग वही चीज़ ओम मीटर लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ओम सेंटीमीटर लिखते हैं। तो ये हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट। तो अब आप यहाँ पर जानिए, तो कंडक्टेंस मीन्स क्या हो गया, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये कंडक्टेंस है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वैल्यू को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लेस कंडक्ट करेगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन उतने ही ईजिली फ्लो होगा, यानी चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करेगा एक ओर से दूसरे ओर। तो ये हुआ कंडक्टेंस, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर ओम यूनिट लिख सकते हैं कंडक्टेंस को, रेसिप्रोकल। ये कंडक्टेंस हुआ और आर रेजिस्टेंस हुआ। और रो अभी आप क्या लिखें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें याद रखने के लिए, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का आगे स्पेसिफिक लग गया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। के को थोड़ा डिजाइन करके लिखेंगे, दैट इज 1 बाय रो। तो कितना आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, कंडक्टेंस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटलिक कंडक्टर। उसी तरह से आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस बोलेंगे तो सिंपली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और कंडक्टेंस का आगे स्पेसिफिक लगा देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का आगे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। बहुत इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। अब यूनिट, रो का यूनिट ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, अब कप्पा दैट इज पर ओम पर सेंटीमीटर, या पर सेंटीमीटर को सीमन, पर ओम को सीमेन भी बोलते हैं, तो या मोहो भी बोलते हैं। तो कहीं सीमेन पर सेंटीमीटर होगा या मोहो पर सेंटीमीटर होगा, या सिंपली आप याद रखिए
पर ओम पर सेंटीमीटर। लेकिन वही आप फिजिक्स में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, पर ओम पर मीटर। मेरे ख्याल से आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो यहाँ यूनिट आपका हो गया पर ओम पर सेंटीमीटर, तो इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लिख दीजिए। ये दो रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस और एक को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहां आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेटलिक कंडक्टर में तो सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में आके फिर कंडक्टेंस को दो रूप में क्यों हम लोग लेते हैं? क्या रीजन हो सकता है कि कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्लासिफाइड एज मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में रिवर्स भी लिख के एम लिखा होगा, तो यहाँ भी रिवर्स भी लिख के EQ लिख दीजिए। तो ये आपका एग्जाम के पर्पस में ये टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, डेफिनेशन पूछता रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप रिलेशन थोड़ा सा हम बैक में जाना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी आप यहाँ जाने कप्पा जो लिखे थे दैट इज 1/ρ, और रो बराबर क्या था, यहाँ R था और ये A था और उसके बाद L था, ये रिलेशन आया था। रो इक्वल था ना 1/R L/A। तो अब आप देखिए ये कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और 1/R को हम लोग क्या बोले थे, कंडक्टेंस। और इसको क्या लिखा था, L/A को सेल कांस्टेंट इनटू सेल कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी सेल कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए कंडक्टेंस को तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी निकल जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो L जो है हम लोग 1² ये एक इलेक्ट्रोड होता है उसमें सेल में, तो इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है। दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और दोनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए, बीच में गैप जो होना चाहिए, दैट इज सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन में अभी उठाया था कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का हम लोग एज ए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रूप में क्यों एक्सप्रेस करते हैं। तो हो सकता है आपने इसका आंसर आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो इसको ट्राई कीजिए। चूंकि आपको जब हम डिस्टिंग्विश कर रहे थे बिटवीन मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो वहाँ एक पॉइंट आपने लिखा था सेकेंड पॉइंट में, द इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय आयंस। आयन द्वारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कहने का मतलब जितना ज़्यादा आयन होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा एक ओर से दूसरे ओर। अंडरस्टूड। तो अब ऐसे जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का बात करते हैं तो जो आप सेल जो बनाते हैं या कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है आप किस में लेते हैं, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल कंसेप्ट से ग्राम मॉलिक्यूल में लेते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट में लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अमाउंट को ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम मॉलिक्यूल में किसी में आप ले सकते हैं, लेकिन एक है आपका ग्राम मॉलिक्यूल और एक है ग्राम इक्विवेलेंट।
तो जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है तो वहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस केमिकल सब्सटेंस का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास अलग आएगा तब तो वहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा देर के लिए आप समझिए, हम लिखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2SO4, ठीक है, यानी कितना अमाउंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आप लेंगे तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। और जब आप लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 तो उसका इक्विवेलेंट जस्ट हाफ हो जाएगा 49 ग्राम H2SO4। अब मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप ग्राम मॉलिक्यूल लिए तो वहाँ 1 मोलर सॉल्यूशन का बात करेंगे, मोलर सॉल्यूशन, और ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन लेते हैं। तो अब देखिए H2SO4 ही लीजिए, जब आप मोलिटी में लेते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल तो वहाँ आपको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाले हैं, और जब एक नॉर्मल सॉल्यूशन बात करते हैं तो वहाँ आपको 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में जो नंबर ऑफ आयंस आएगा और 49 ग्राम में जो नंबर ऑफ आयंस आएगा, फर्क आ जाएगा। जब फर्क आ जाएगा तो चार्ज कैरियर जो है आपका फर्क आ गया, तो कंडक्टेंस भी फर्क आ जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम लोग कंडक्टेंस को 2 रूप में बांटते हैं। एक मोलर कंडक्टेंस में, जब सॉल्यूशन को आप ग्राम मॉलिक्यूल में लेते हैं, मोलरिटी में एक्सप्रेस किए हैं, या जब सॉल्यूशन को आप ग्राम इक्विवेलेंट में लिए हैं सॉलिड को, तो उसको हम नॉर्मलिटी में जब एक्सप्रेस किए हैं तब हम लोग इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो यही कारण है कि हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को एज ए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो डेफिनेशन बहुत आसान है। तो अभी हमने एग्जामिनेशन पर्पस में यहाँ टर्मिनोलॉजी बताया कि ये आपको एग्जाम पर्पस से इसको जरूर याद रखिएगा। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है डिफाइन मोलर कंडक्टेंस या डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, नाम से ही पता है। जब आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल सॉल्यूशन लेके जब कंडक्टेंस ऑफर करेगा, 1 ही ग्राम मॉलिक्यूल लेना है, और उसके द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर होगा तो उसको हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस offered by 1 gram molecule of electrolytic substance in given volume of solution. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम डेफिनेशन सेम लैंग्वेज होगा, सिर्फ यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल की जगह में आप क्या लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। एक आप याद रखेंगे तो दूसरा भी याद रहेगा डेफिनेशन। तो वहाँ आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह आप उसको लिख लीजिएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डेफिनेशन, सिर्फ यहाँ आपको 1 ग्राम मॉलिक्यूल की जगह में 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल इट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लैम्डा एम इक्वल कप्पा इंटू भी। अब देखिए हम लोग जब सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ मोलरिटी में लेते हैं, मोलरिटी में तो आपको ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, और यहाँ आपका कप्पा का यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो है आपको यहाँ पर वॉल्यूम को हम मोलरिटी में ले सकते हैं एम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम होता है मोलरिटी। तो कप्पा इंटू 1/m। ठीक है, तो अब हम लोग कप्पा और मोलरिटी यहाँ हुआ ग्राम मोल पर लीटर।
अब लीटर ऊपर चला जाएगा, और ये आपको सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में है, लीटर आपको ऐसा यूनिट में है, तो लीटर को आप एमएल बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए वहाँ 1000/m कर देता हूँ ये रिलेशन। तो उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन EQ इक्वल क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/n नॉर्मलिटी में आ गया। चूंकि इक्विवेलेंट का वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आपको नॉर्मलिटी में होगा। तो ये आपको फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ज़्यादा ट्विस्ट करेगा कि कप्पा डायरेक्ट नहीं दिया होगा, उसमें आपको रेजिस्टेंस दिया होगा और सेल कांस्टेंट दिया होगा एल या क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके मदद से कप्पा निकाल लीजिए, नॉर्मलिटी दिया होगा। हो सकता है नॉर्मलिटी की जगह में मोलरिटी दिया होगा, तो आपको रिलेशन पता है ना, नॉर्मलिटी इक्वल N कैपिटल M, तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलरिटी में दिया है, तो आप इससे n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसे ही यहाँ समझ लेना है। तो ये जस्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे कोहलरास लॉ को। ओके, तो अभी इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं यहीं तक बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको रिकॉर्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कोहलरास लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल। थैंक यू।